So now write down Bohr model of an atom. Main postulate of Bohr model. Main postulate of Bohr model. Main postulate of Bohr model. तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो एटम है उसके सेंटर में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वो ऑक्युपाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर साइड रहता है। तो उसमें और एक्सपेरिमेंट करके बोहर ने क्या दिया, तो पहला इसमें लिखेंगे एन एटम कंसिस्ट ऑफ a small heavy positive particle positively charged nucleus in the center and electron revolve around it in the circular path called orbit। तो ये पहला बोहर का पोस्टुलेट मतलब थ्योरी, मेन पोस्टुलेट बोले तो बोहर का थ्योरी है। बोहर ने बोला कि कोई भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पे क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस। तो ये सर्कुलर पाथ पे इसका मोशन होगा, ठीक है। तो दिस वन इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। सेकेंड, इन ए पर्टिकुलर एटम the orbit in which electron revolve are the discrete orbit having fixed radius and energy, fixed radii and energy। बोहर ने बोला कि जो एटम यहाँ से अपने पाथ पे घूमेंगे उनका रेडियस जो होगा वो सेंटर से फिक्स्ड रेडियस होगा, यानी इनका जो रेडियस होगा उस सेंटर से, जैसे ऑर्बिट नंबर 1 का रेडियस, आगे चल के इसका नाम भी देंगे हम के एल एम एन ओ पी। तो अगर हमें के का रेडियस चाहिए r1, दिस वन इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, r2 रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, दिस वन इज रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो बोहर ने बोला कि अगर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है जिस पाथ पे घूमेंगे वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, और उसको हम किस नाम से जानेंगे, ऑर्बिट के नाम से जानेंगे,
ठीक है, आगे चल के उसका नाम भी लिखेंगे। उस ऑर्बिट का नाम है KLMN। और उस ऑर्बिट का, जैसे ऑर्बिट नंबर 1 का फिक्स रेडियस है, ऑर्बिट नंबर 2 का फिक्स रेडियस है, ऑर्बिट नंबर 3 का फिक्स रेडियस है, और उसका एनर्जी भी फिक्स है। तो इन ए पर्टिकुलर एटम ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर डिस्क्रीट ऑर्बिट, मतलब अपना अपना ऑर्बिट होता है, एंड फिक्स रेडियाई, यानी ये रेडियस इस सेंटर से फिक्स होगा, ये गैप के बीच में कोई नहीं आ सकता है। जो ये गैप है वो गैप इतना ही रहेगा, यानी इसका यहां से रेडियस फिक्स है और उसका एनर्जी भी फिक्स है। यानी इस ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, ये एनर्जी भी फिक्स है। इसका अपना एनर्जी है, वो भी एनर्जी फिक्स है। इसका अपना एनर्जी है, वो भी एनर्जी फिक्स है। तो दिस वन इज सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर रेडियस। तो फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आया क्या हुआ? फर्स्ट पोस्टुलेट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेंटर के चारों तरफ से रिवॉल्व करेंगे। जिस पाथ को रिवॉल्व करेंगे उस पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देंगे, और इसका डिस्टेंस सेंटर से ये क्या होगा, फिक्स होगा, और उसका एनर्जी भी फिक्स होगा। इसका अपना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा। यानी हर ऑर्बिट का रेडियस सेंटर से फिक्स होगा, और ऑर्बिट नंबर 1 का एनर्जी, ऑर्बिट नंबर 2 का एनर्जी, ऑर्बिट नंबर 3 का एनर्जी, सबका एनर्जी अलग अलग होगा और वो अपना अपना फिक्स होगा। दिस वन इज सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर। राइट डाउन हो गया। दो पोस्टुलेट समझ में आया गया? तो अभी जैसे हम रनिंग करते हैं तो ट्रैक पर रनिंग करते हैं, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी होगा, वो अपने अपने ट्रैक पर रनिंग करेगा, सोलर सिस्टम के जैसा। ठीक है, और उनका सेंटर से डिस्टेंस फिक्स होगा और हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होगा। पोस्टुलेट नंबर 3, each orbit has own its energy, fixed energy, fixed energy. That's why it is called, that's why it is called a stationary label or cell. स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी, यानी इसका एनर्जी फिक्स है। ऑर्बिट नंबर 1 का, 2 का फिक्स है, 3 का फिक्स है, 4 का फिक्स है। तो इसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से या स्टेशनरी स्टेट के नाम से हम जानेंगे। फोर्थ, it is named as orbit number 1, 2, 3, 4। ऑर्बिट नंबर 1 को KLMN का नाम दिया गया। ऑर्बिट नंबर 1 KLMN, KLMN। दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4। तो बोहर ने उस ऑर्बिट का नाम दिया KLMN।
तो हर ऑर्बिट का रेडियस फिक्स होगा, और ये फिक्स होने का मतलब इस गैप के बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। जो ये गैप है इसी ट्रैक पे रिवॉल्व करेंगे, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, और इसका एनर्जी फिक्स होगा, इसका अपना एनर्जी होगा, इसका अपना एनर्जी होगा, इसका अपना एनर्जी होगा, और वो एनर्जी फिक्स होगा। नेक्स्ट है 5th नंबर, एनर्जी ऑफ द सेल इंक्रीज एंड एज वी मूव आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ दीज सेल या ऑर्बिट इंक्रीज एनर्जी ऑफ दिस सेल या ऑर्बिट इंक्रीज एज वी मूव आउटसाइड या आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एनर्जी भी बढ़ता है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा उसमें उस ऑर्बिट का एनर्जी भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो अगर ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। तो एज वी मूव नंबर ऑफ ऑर्बिट देयर एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। दिस वन इज पोस्टुलेट नंबर 5. This one is postulate number 5. Now postulate number 6. However, the gap between the successive energy cell decrease as we move onward from the nucleus. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के, पहले ध्यान से समझना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप मान लो 10 है, तो दूसरे से तीसरे के बीच में गैप जो होगा वो कम होगा, दूसरे से तीसरे के बीच में गैप और कम होगा। गैप रेडियस नहीं, एनर्जी का गैप है ये। 1 2, यहां मैं E1 लिख रहा हूं, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी का गैप है, ये लिख लिए होगे, जो एनर्जी का गैप है, एक तो हम क्या बोल रहे हैं एनर्जी के बारे में, हम ये बोल रहे हैं कि सबका अपना अपना फिक्स एनर्जी होता है।
लेकिन जो एनर्जी का डिफरेंस है, जैसे मान के चले कि यहां से यहां तक एनर्जी का डिफरेंस 10 है, तो यहां से यहां तक डिफरेंस 8 होगा। यहां से यहां डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, यहां से यहां डिफरेंस 6 है, यहां से यहां डिफरेंस 4 है, यहां से यहां डिफरेंस 3 है, यहां से यहां डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां से यहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां से यहां 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां से यहां मान लेते हैं 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां से यहां 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब जो है दो सक्सेसिव ऑर्बिट का एनर्जी, यानी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी क्या होते चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। मतलब इस गैप का एनर्जी, जैसे अगर मान लो E1 और E2 का एनर्जी गैप है, E1 और E2 का, तो पहले E2 लिखते हैं माइनस E1, इसका एनर्जी का गैप ज्यादा होगा E3 और E4, E3 और E2 से। ये एनर्जी का गैप और कम हो जाएगा E3, E4 और E3 से, E4 और E5, E5 और E6। इसका मतलब ध्यान से समझना क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो जैसे जैसे दो सक्सेसिव लेना है, उनका डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। जैसे मान लो हमें फ्लोर पे चढ़ना है, तो फर्स्ट फ्लोर ये है, तो स्टार्टिंग में फ्लोर का डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन फिर धीरे धीरे फ्लोर का डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। तो उनका डिस्टेंस नहीं, उसका एनर्जी का डिफरेंस वो दो सक्सेसिव के बीच में कम होता चला जाएगा। गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी सेल डिक्रीज एज वी मूव ऑनवर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं तो दो सक्सेसिव एनर्जी गैप वो डिक्रीज होता चला जाता है। एक क्लियर समझ में आया सबको? पोस्टुलेट नंबर 6 से पोस्टुलेट नंबर 6 क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, as long as electron is revolving, राइट डाउन हो गया होगा। पोस्टुलेट नंबर 7, as long as electron revolving in a particular orbit, it can neither lose energy nor gain energy. Thus,
एटम इज स्टेबल, thus atom is stable and does not collapse, does not collapse. The state of the atom which has lowest energy is called ground state, is called ground state of the atom, is called ground state of the atom, is called ground state of the atom. अब इसका मीनिंग समझना, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करता है तो वो ना तो उसका एनर्जी लॉस होगा और ना ही तो उसका एनर्जी गेन होगा। यानी इसके ऊपर दो फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बाद में हम चीजें देखेंगे। इसके जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करता है तो इसके अंदर दो फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। उसके वजह से वो ना तो एनर्जी उसमें से लॉस होता है और ना ही तो गेन होता है, यानी वो कंटिन्यूअस अपने पाथ पे घूमता रहेगा। जब तक दो फोर्स बैलेंस रहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहरी साइड लगता है और एक इनर साइड फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जब तक दोनों फोर्स बैलेंस रहेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लॉस करेगा और ना ही तो एनर्जी गेन करेगा। यही तो बात पूछा गया था रदरफोर्ड से कि इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअस एनर्जी कम होना चाहिए और स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो उसका इसके पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर ही नहीं पा रहे थे। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ घूमता रहता है और उसका एनर्जी नहीं तो कम होता है और नहीं तो ज्यादा होता है, इसीलिए एटम स्टेबल होता है और एक दूसरे से वो कोलैप्स, मतलब ये कोलैप्स मतलब गिरते भी नहीं है, डू नॉट कोलैप्स। द स्टेट विच एटम हैज लोएस्ट एनर्जी, अगर हमने अभी अभी बताया कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ता जाता है, एनर्जी का गैप नहीं, एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा वो ग्राउंड स्टेट का होगा, यानी ऑर्बिट नंबर 1 का होगा, यानी के का होगा। इसका लोएस्ट एनर्जी होता है, लोएस्ट एनर्जी होता है, और ये लोएस्ट एनर्जी की वजह से इसको हम एक नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के नाम से हम जानते हैं, यानी विच ऑर्बिट हैज लोएस्ट एनर्जी इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, क्योंकि एनर्जी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी के का होता है, सबसे लोएस्ट एनर्जी के का होगा। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इट कैन नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी, नहीं तो एनर्जी लूज करेगा और नहीं तो गेन करेगा, इसीलिए वो अपने न्यूक्लियस में गिर नहीं पाता है। क्यों लूज क्यों नहीं गेन करेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होते हैं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। इसीलिए उसके अंदर से एटम गिर नहीं पाता है और वो कोलैप्स नहीं होता है।
जिस ऑर्बिट का एनर्जी सबसे लोएस्ट होता है यानी ग्राउंड स्टेट उसको हम नाम बोलते हैं, यानी सबसे लोएस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 1 यानी के का होगा, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। एक क्लियर समझ में आया सबको? पोस्टुलेट नंबर 7, राइट डाउन हो गया? राइट डाउन किए क्या? नेक्स्ट पॉइंट, an electron, postulate number 8, an electron jump from inner cell to outer cell by absorbing energy, where energy is emitted, when electron jump from outer cell to inner cell, आउटर सेल टू इनर सेल। अब इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग ये बोल रहा है कि मान लो हाइड्रोजन, एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम का इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ग्राउंड स्टेट में होगा या नहीं होगा? एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में होगा, ऑर्बिट नंबर 1 में होगा यानी के में होगा, जिसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं। और इसका एनर्जी क्या होगा? मिनिमम एनर्जी होगा। यानी हमने एक एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो ग्राउंड स्टेट में होगा, जिसको ऑर्बिट नंबर 1 बोलेंगे या रिप्रेजेंटेशन में हम के बोलेंगे, और उसके पास एनर्जी क्या होगा? के होगा, उसके पास मिनिमम एनर्जी होगा। अब ध्यान देना, अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जब ऑर्बिट बढ़ेगा, यानी जब ऑर्बिट बढ़ेंगे 1 2 3 4 यानी के एल एम एन ओ, अगर ऑर्बिट बढ़ रहा है तो एनर्जी विल डिक्रीज और इंक्रीज। व्हेन ऑर्बिट विल इंक्रीज देन एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज। एक आंसर आया जीशा, अनिकेत, आदित्य, सिद्धांत, सबने बोला कुणाल कि इंक्रीज होगा। ओके, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसके पास मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इसके पास 10 जूल एनर्जी है, तो इसके पास 20 जूल होगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसके पास 30 जूल होगा, इसके पास 40 जूल होगा, इसके पास 50 जूल होगा, मान लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं से, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके इस ऑर्बिट में गया,
यानी ऑर्बिट नंबर 1 से केस नंबर 1, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर 2, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर है, अदिति डिक्रीज कैसे आ गया, इंक्रीज होगा ना ऑर्बिट, या एनर्जी इंक्रीज होगा ना। जब एक इलेक्ट्रॉन 10 जूल से 20 जूल में वाले ऑर्बिट में जंप करेगा, जैसे मान लो तुम नीचे खड़े हो और ये फर्स्ट फ्लोर है, तुम्हें यहां पर खड़े हो, तुम्हें जंप करके यहां जाना है, तो उस केस में तुम एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे या रिलीज करोगे। तुम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो उस केस में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए तुम एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे या रिलीज करोगे। एक आंसर आया आदित्य का, जीशा का, एब्जॉर्ब करेंगे, बिल्कुल सही है। अगर हम यहां पर हैं, अगर हमें ऊपर जाना है, अगर हम लोअर स्टेट में है, हम यहां पर है, यहां पे, और हमें जाना है यहां पे, तो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। सेम उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी स्टेट में है, और इसका सबका हाईएस्ट हायर होता है, अगर लोअर से वो हायर में जंप करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, फिर से सुनना, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, देन इट एब्जॉर्ब द एनर्जी। वही बात यहां पर लिखा हुआ है, when an electron jump inner cell, this one is inner or this one is outer, inner cell to outer cell by absorbing energy। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जंप करता है, तो इस केस में एनर्जी जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा। मुझे बताओ वो एनर्जी कहां से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कहां से उसको एनर्जी मिल जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी हमने बोल दिया कि एब्जॉर्ब कर लेगा। कहां से करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लो तुम यहां पर खड़े हो और तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पे जंप करना है, तुम जंप कर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें एनर्जी कहीं से लेना होगा ना, या तो तुम ग्लूकोन डी पियोगे हैं, या एनर्जी ड्रिंक पियोगे, तब ना यहां जंप मारोगे। तो इसको कहां से एनर्जी मिल जाएगा यहां से यहां जाने के लिए, तो इसको एनर्जी जो मिलता है वो हम लाइट के फॉर्म में उसको देते हैं, या हीट के फॉर्म में देते हैं, या करंट के फॉर्म में देते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मार जाए। तो ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, हम उसको एज ए सोर्स प्रोवाइड करते हैं लाइट के फॉर्म में। तुम देखोगे सोलर पैनल के अंदर, सनलाइट के अंदर रखते हैं, तो सनलाइट के अंदर रखते हैं तो क्या हो जाता है, जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या मारता है, जंप मारता है, ठीक है। तो वो लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी हो सकता है, यानी रेडिएशन के फॉर्म में हो सकता है, और हीट के फॉर्म में हो सकता है, या करंट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने के लिए हमें एनर्जी का जो सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने आप जंप नहीं मारेगा। तो इफ फाइनल लाइन में बोल रहा हूं, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, नहीं कि इक्वल टू ही, दिस वन इज ऑल्सो हायर स्टेट। If electron jump from lower to higher, then it absorb the energy। उस केस में ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और हम एब्जॉर्ब उसको करवाएंगे। जैसे हम ग्लूकोन डी पी के जंप मार रहे थे, तो इसको हम
लाइट दे के एब्जॉर्ब करवा, लाइट दे के जंप करवाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज इमिटेड। जब ये मान लो हायर स्टेट में है, हायर स्टेट में है। अच्छा एक चीज और है, तुम्हें जब फर्स्ट फ्लोर से नीचे आना होगा तो जब तुम जाओगे तभी आओगे, ये नहीं कि पहले से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं तुम आगे टपक गए हो, तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे पहले जाना होगा। यानी जब इसका हायर से जब लोअर आएगा तो पहले ये यहां गया होगा तब ये वापस आया होगा। तो जब ये हायर से लोअर आएगा उस केस में ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उस केस में एनर्जी रिलीज कर देगा। यानी दो केस है, यानी तुम फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से तुम फर्स्ट फ्लोर पे गए, उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे। और जब तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना होगा, उस केस में एनर्जी रिलीज करेंगे। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, यानी आउटर सेल टू लोअर सेल, देन इट इमिट एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज करेगा। यानी जब हायर से लोअर में आएगा तो ये एनर्जी को इमिट करेगा यानी रिलीज कर देगा। यानी सेकेंड केस हमारा ये हो सकता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, अब ये हायर स्टेट कोई भी ले सकता, हमने यहां चलो 4 लिया है, जंप फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1, देन इट इमिटेड एनर्जी, यानी ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो दो चीजें बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, जब लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी ऑब्जर्व होगा और उसको एक्साइटेशन बोलते हैं, वो एक्साइटेड हो गया है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। यानी लोअर से जब हायर में जाएगा तो हम उसको एक्साइटेड का नाम देते हैं, और जब हायर से लोअर में आएगा तो उसको हम डी एक्साइटेड का नाम देते हैं, यानी वो डी एक्साइट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेड। डी एक्साइटेड यानी हम अब फाइनल लाइन ये बोल सकते हैं, इन केस ऑफ एक्साइटेड यानी लोअर टू हायर इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, और दूसरा ये बात बोल सकते हैं इन केस ऑफ डी एक्साइटेड मतलब हायर टू लोअर इट इमिट द एनर्जी। ये दो बातें क्लियर हुआ क्या, कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और कब एनर्जी रिलीज होगा। जब लोअर से हायर में जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, हायर से लोअर में आएगा एनर्जी इमिट होगा। लोअर से हायर में जाने को एक्साइटेड बोलते हैं और हायर से लोअर में आने को हम डी एक्साइटेड बोलते हैं, डी एक्साइटेड बोलते हैं। हायर टू लोअर जब आएगा तो डी एक्साइटेशन, यानी इन द केस ऑफ डी एक्साइटेशन इट इमिट द एनर्जी एंड इन द केस ऑफ एक्साइटेशन इट एब्जॉर्ब द एनर्जी। और ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस केस में प्रोवाइड करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो वही ये बातें बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर, दिस वन इज इनर, दिस वन इज आउटर, दिस वन इज इनर, दिस वन इज आउटर, दिस वन इज इनर, दिस वन इज आउटर, कोई भी हम ले सकते हैं इसमें, इनर आउटर मतलब लोअर और हायर, लोअर हायर, लोअर हायर, लोअर हायर, कोई भी केस ले सकते हो। इन केस ऑफ लोअर एनर्जी टू हायर यानी इन केस ऑफ एक्साइटेशन इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, और when it de-excited higher to lower then it emit the energy। सिंपल सा बात है, दो मान लेना ऐसे, यहां से यहां जाना है तो लोअर ये है हायर ये है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और हायर से लोअर में आना है तो एनर्जी इमिट होगा। समझ में आ गया?
इसके बारे में पोस्टुलेट अब कल आगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ज़्यादा तुम लोग का 10th क्लास में कुछ खास दिया नहीं है, नहीं तो 11th में आओगे तो ये सब एनर्जी वगैरह कैलकुलेट किया जाता है, एनर्जी कितना है, रेडियस कितना है, तो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और